बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिसीजन। अब देखो ये डिसीजंस जो हैं अलग अलग बेसिस पे अलग अलग इनकी डिविजन्स होती हैं। एक है प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड, एक है स्ट्रैटेजिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और रूटीन, ये 3 टाइप। एक है इंडिविजुअल और ग्रुप, मतलब अलग अलग बेसिस पे हो गए ना। पहले प्रोग्राम्ड और अनप्रोग्राम्ड देख लेते हैं। देखो प्रोग्राम्ड जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है कि हाँ ऐसे ही होता है, काम ऐसे डिसीजंस ऐसे सिचुएशन में ऐसे लेते हैं, वो रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स का होगा। नॉन प्रोग्राम्ड में नॉन रिपीटेटिव, देखते हैं डिटेल में पढ़ेंगे इसको। प्रोग्राम डिसीजन कंसर्न विद वही रिपीटेटिव या रूटीन प्रॉब्लम। लिमिटेड ऑल्टरनेटिव कि हाँ मान लो पेन्स में इंक इस कंपनी की भरनी है कि उस कंपनी की, तो आपको पता है कि हाँ इस सीजन में इस कंपनी की भरते हैं, विंटर में इसकी भरते हैं, ऐसे भरते हैं, मतलब जो पता है आपको ऐसे होता ही है, कोई नई प्रॉब्लम कुछ नहीं आई है। सो लिमिटेड ऑल्टरनेटिव होते हैं, उनमें से आप डिसाइड कर लेते हो। इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल, हाईली स्ट्रक्चर्ड, यहाँ पता है ऐसे होता है ऐसे होता है और इसका ऐसे डिसीजन लेना होता है। सिंपल एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, यूजुअली मेड एट लोअर लेवल। अब ये छोटे मोटे डिसीजन तो लोअर लेवल पे ले सकते हैं ना। लेस मैनेजरियल जजमेंट कि भाई ज़्यादा कोई बहुत रिसर्च कोई मॉडल मैथमेटिक्स वो नहीं लग रही है ना, पता है कि जजमेंट थोड़ी बहुत लगती है और वही लोअर लेवल वाले लगा लेते हैं। बिकॉज प्री डिटरमाइंड रूल्स आर अप्लाइड। इसका एग्जांपल देखो, मैनेजमेंट ने फाइनेंस मैनेजर को ये बोल रखा है कि भैया जब भी तेरे पास कोई एक्स्ट्रा कैश पड़ा हो तो उसको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डाल दिया कर, जो भी मैक्सिमम रिटर्न दे उनमें डाल दिया कर। अब जब भी उसके पास कैश होगा तो वो वापस वापस जाएगा थोड़ी टॉप मैनेजमेंट से पूछने। जब टॉप मैनेजमेंट ने बोल ही रखा है कि भाई जिस भी सिक्योरिटी में मैक्सिमम रिटर्न आ रहा है उसमें रख दियो, तो बस मैनेज जो फाइनेंस मैनेजर है वो यही देखेगा, हाँ ये 3-4 होती हैं सिक्योरिटीज, इसमें इस वाली में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, इसमें डाल दो। तो उसने डिसीजन खुद लिया, शॉर्ट टर्म शॉर्ट इम्पैक्ट वाला सिंपल डिसीजन। इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, जैसे बोला कि उसने बोल ही रखा है टॉप मैनेजमेंट ने, है ना, तो वो प्री डिटरमाइंड रूल है। रूल पहले से ही उसको पता है कि हाँ जिसमें ज़्यादा रिटर्न है उसमें ही डालना है। उसको बस थोड़ी बहुत जजमेंट लेनी है कि हाँ चेक करना है कि हाँ किस में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है या किस में ज़्यादा रेट पे मिल रहे हैं पैसे। सो उस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर देगा उस अमाउंट को। सो बस यहाँ पे कोई ज़्यादा जजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, लेस जजमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल ही होगा। इसके बाद आ जाओ नॉन प्रोग्राम्ड, ये वाले होते हैं नॉन रेपिटेटिव वाले, है ना, यानी कि आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं अवेलेबल, बहुत कुछ ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, उनमें से आपको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। सच प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी ट्रैकल्ड इन अ प्री डिटरमाइंड, कि पहले से कुछ आप तैयार ही नहीं रह सकते ऐसे उसके लिए। रेडीमेड डिसीजंस आर नॉट अवेलेबल, हाई डिग्री ऑफ मैनेजरियल जजमेंट इज रिक्वायर्ड, उसमें लो थी ना इसमें हाई। स्पेसिफिक सोल्यूशन कि भाई ऐसी प्रॉब्लम एक नहीं आई है, इसके लिए स्पेसिफिक कोई सोल्यूशन बनाना पड़ेगा थ्रू एन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्ट, हाउ टू इंक्रीज मोटिवेशन, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिटी रिलेशंस, ये सब। कि ये सब यूजुअली नहीं होता है ना कि हाँ रोज ही ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। मान लो आपको लग रहा है कि भाई कंपटीशन बहुत आ रहा है, प्रोडक्ट इंप्रूव करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ करना पड़ेगा कि कैसे वो प्रोडक्ट इंप्रूव होएगा। आपने आपके पास पहले थोड़ी कोई फॉर्मूला पड़ा है कि हाँ ये तो रोज ही लगता है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट का, तो कभी आपसे सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कॉम्पिटिटर्स वगैरह, इसलिए करना पड़ रहा है ना, तो ये नॉन रेपिटेटिव वाला हो गया। ठीक है, इसमें नीचे देखो एक वो देखा है टेबल, देखो प्रोग्राम रिपीटेटिव एंड रूटीन, डेफिनेट प्रोसीजर, स्ट्रक्चर्ड वाला बताया ही मैंने। इसमें नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है ना, अनस्ट्रक्चर्ड। टाइप ऑफ डिसीजन इज न्यू एंड कॉम्प्लेक्स, और बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट इनफ टू डिजर्व कस्टमर ट्रीटमेंट, ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दो ऐसी प्रॉब्लम को, तो वो नॉन प्रोग्राम है। ठीक है, टेक्निक्स यहाँ दे रखी हैं। इसमें देखो यूजुअली आप यहाँ पे ये वाली जो है इसमें क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है तो क्वालिटेटिव वाली ज़्यादा आती है कि जजमेंट, इंट्यूशन, क्रिएटिव थॉट, और उसमें डेटा के हिसाब से कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑपरेशन रिसर्च, या फिर हैबिट के हिसाब से भी होता है कई बार की, है ना, ये क्योंकि वो तो रूटीन वाले हैं, है ना, रूटीन वाले तो आप हैबिट के हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब आते हैं स्ट्रैटेजिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और रूटीन डिसीजंस। ये वाले क्या होते हैं देखो, ये मैंने पहले भी बता रखा है ना। स्ट्रैटेजिक जैसे टॉप मैनेजमेंट यूजुअली जो बनाता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले, फ्यूचर का इन्फ्लुएंस रखने वाले, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल जैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मैंने सारे पॉइंट्स बताए थे वही सब है। अच्छी जजमेंट चाहिए होती है, टॉप मैनेजमेंट यूजुअली करता है, एग्जांपल लॉन्चिंग अ न्यू प्लांट या न्यू प्रोडक्ट ऐसे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कि यूजुअली मिडिल लेवल मैनेजर्स के वाले जैसे होते हैं कि कई नई डिवीजन बनानी है, स्ट्रक्चरल वर्क फ्लो की, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, हाँ कैसे प्रोडक्ट कहाँ जाएगा मार्केट में, इससे देना है इससे देना है इससे लेना है, वो सब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। फिर रूटीन या ऑपरेटिव, जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं वो रोजमर्रा में आते रहते हैं कोई प्रॉब्लम, वो उनके हिसाब से डिसीजन लेना, है ना, रेपिटेटिव प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट, माइनर इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, बस ये छोटे मोटे डिसीजन है ना। परफॉर्मेंस ऑफ करंट ऑपरेशंस, जैसे कि मशीन से ज़्यादा 10 प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर दिया जिससे 11 प्रोडक्ट आ गए, ऐसा कुछ। डू नॉट रिक्वायर मच मैनेजरियल जजमेंट, अथॉरिटी फॉर मेकिंग इज यूजुअली, अब इसकी अथॉरिटी यूजुअली जैसे बोला मैंने लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वालों को दे दी जाती है ना। बट हाँ टॉप मैनेजमेंट रूल्स वगैरह ज़रूर बना के ही देगा उनको जिनके अंडर वो बनाएगा वो डिसीजन। एग्जाम्पल देखो, डिपार्टमेंटल हेड्स कैन इजीली डिसाइड द पे ऑफ न्यू वर्कर्स बेस्ड ऑन दी सैलरी स्केल,
कि टॉप मैनेजमेंट ने सैलरी स्केल खुद बना के दे रखा है और वो स्केल के हिसाब से जो भी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ को या वेजेस वगैरह जो भी लेबर को देनी होती है वो दे देगा कि हाँ जिसने, जैसे मान लो स्केल जो है वो यूनिट्स के हिसाब से 100 यूनिट्स जिसने बनाए उसको इतने रुपए, 500 यूनिट जिसने बनाए इतने रुपए, 1000 यूनिट्स बनाए इतने रुपए, उस हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा आते हैं थर्ड कैटेगराइजेशन, इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ये देखो, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एक बंदा ले रहा है, जब कोई इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या उसको जो सही लगता है उसके हिसाब से, वहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। और जब कोई ग्रुप में आ जाता है, मिल के कोई डिसीजन ले रहा है, वो ग्रुप डिसीजन मेकिंग। सिंपल, इंडिविजुअल टेकन बाय सिंगल इंडिविजुअल, रूटीन प्रॉब्लम्स जहाँ पे आपको पता है कि हाँ पॉलिसी पता है उसके हिसाब से आपको लेना है, एनालिसिस ऑफ वेरियस वेरिएबल इज सिंपल, ये सिंपल ही होगा, है ना। ग्रुप डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे स्पेशल ग्रुप बनता है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, डिसीजन टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो मिलके डिसीजन लेते हैं ना, कोई बैठ के। दीज आर जनरली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिजल्ट्स इज मोर रियलिस्टिक, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होती है, सब मिलके ले रहे हैं, क्योंकि इन्वॉल्व्स डिले एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, लिमिटेशन तो है ही ऑब्वियसली, कि अब ये हम आगे अच्छे से डिटेल में करेंगे इसके वो, कि देखो जब ग्रुप में ले रहे हैं ना तो बहुत, एक ये बोलेगा वो बोलेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, वो बोलेगा नहीं वैसे नहीं वैसे, तो यहाँ पे डिले होता रहता है। और बाद में मान लो डिसीजन ले लिया और वो अच्छा नहीं निकला तो सब बोलेगा हाँ इसने बोला था इसीलिए हुआ, या इसने ये किया था इसलिए ऐसे हुआ, तो कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर जो है वो बहुत डिफरेंस का एक वो पॉइंट बनता है कि इंडिविजुअल में अकाउंटेबिलिटी है बट ग्रुप में कहीं पे भी आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लगा सकते। इसके बाद आ जाओ प्रोसेस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग बाद में हम पढ़ेंगे अच्छे से, अभी आ जाओ रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका क्या मतलब है, देखो जब भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो एक प्रोसेस है, जैसे प्लानिंग का प्रोसेस था वैसे ही रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन मेकिंग भी क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो थोड़ा इंतजार करो। देखो बहुत सिंपल से, इसमें कुछ वो नहीं है। आप पहले जैसे प्लानिंग का था, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, फिर प्रॉब्लम को थोड़ा एनालाइज करोगे, फिर सोचोगे कि क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, फिर देखो कि हाँ इस ऑप्शन का ये अच्छी बात है, इस ऑप्शन में ये बुरी बात है, वो सब एनालाइज करके फिर एक ऑप्शन बेस्ट जो होगा वो चूज़ कर लोगे। फिर आपको एक फीडबैक मिलेगा कि हाँ ऑप्शन जो चूज़ किया वो सही था या नहीं था, फिर आप उसे इंप्लीमेंट या फॉलो अप करते हो कि हाँ ऐसे ही बाद में भी ऐसा करना है नहीं करना है ना, उस हिसाब से। बहुत सिंपल, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको फिर भी। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देखो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम में क्या लिखा है, प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज हाफ सॉल्व। ये अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, पता लगा लिया क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में, तो आपकी प्रॉब्लम आधी तो वहीं सॉल्व हो गई। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ये तब होगा जब आप एनवायरनमेंट से कंटिन्यूस उस पर टच में, पता है आपको एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, तभी आप प्रॉब्लम को और थ्रेट्स को जो भी है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर डायग्नोज द प्रॉब्लम, कि हाँ इसको एनालाइज करना कि इसका नेचर, इम्पैक्ट, क्या फ्यूचरिटी, कितने टाइम तक रहेगा, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो सब इसके बारे में एनालाइज करना। फिर डिस्कवरिंग ऑल्टरनेटिव, कीपिंग इन माइंड प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि भैया मेरे पास टाइम कॉस्ट सब कुछ लिमिटेड है, रिसोर्सेज मेरे पास सारे लिमिटेड हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से मैं क्या बेस्ट डिसीजन ले सकता हूँ, उस हिसाब से मैं ऑल्टरनेटिव्स बनाऊंगा। ये नहीं कि हाँ बहुत ही ऊंचे वाले ऑल्टरनेटिव्स बना लिए बट उतने तो आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप वो कर पाओ उसको ऑल्टरनेटिव को चूज, तो फायदा ही नहीं है ना। तो वैसे ही ऑल्टरनेटिव बनाओ जो आप कर सकते हो सिलेक्ट। इवैल्यूएशन, कि हाँ सब ऑल्टरनेटिव्स का अब आप देखो कि रिस्क क्या है, कितने रिसोर्सेज, कॉस्ट, टाइम, एफर्ट एनालाइज करो। फिर सिलेक्ट कर लो अपने एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, एनालिसिस जो भी करके सिलेक्ट कर लो एक, ये डिसाइड किया। फिर इम्प्लीमेंटेशन और फॉलोअप, इम्प्लीमेंटेशन और फॉलोअप में तीन चीज़ें आती हैं। एक है कम्युनिकेशन, कि भैया जिसके लिए जो भी डिसीजन लिया किसी को बताओगे तो सही, कि अपने पास ही रख लोगे डिसीजन लिया तो वो बताओगे, तो कम्युनिकेशन। एक्सेप्टेंस, ज़रूरी है कि जो लोग जिसको वो डिसीजन का काम है वो एक्सेप्ट करे उस डिसीजन को, बिना मन के करेगा तो फ़ायदा ही नहीं है ना, तो अच्छे से एक्सेप्ट कर ले कि हाँ डिसीजन सही है, इसके हिसाब से मैं चलता हूँ। फिर सीक्वेंस, डिसाइड करना, ये भी एक डिसीजन है कि भाई पहले ये करो फिर ये करो, जो भी आपने सब कुछ बताया है ये करना है उसका एक सीक्वेंस बता दो कि हाँ पहले ये फिर ये फिर ये। यूजुअली ये प्रायोरिटी के बेसिस पे होता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले कर लेते हैं। ये तो प्रोसेस यूजुअल हो गया, लेकिन एक हर्बर्ट साइमन था, उन्होंने 3 फेजेस बताए थे। कोई भी डिसीजन मेकिंग है उसमें 3 फेजेस होते हैं। एक होता है इंटेलिजेंस, सोच विचार वाला, कि हाँ अभी डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं। फिर डिसीजन एक्टिविटी, कि भाई क्या क्या आपके डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं, वो सब देखना कि हाँ ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है। फिर चॉइस एक्टिविटी, जो डिसीजन आपने ऑल्टरनेटिव्स बनाए उसमें से एक की चॉइस आप करोगे कि हाँ ये बेस्ट है, ये मेरे को लग रहा है सही है, उसको चूज़ आपने किया, फिर आप उसके हिसाब से वो चॉइस के हिसाब से आगे उसे इम्प्लीमेंट करो।